नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीधा लिए चलेंगे आपको दिल्ली, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। श्री राम कथा में वो शामिल हुए हैं। 18 महासम्मेलन धार्मिक जिन्होंने आयोजित किए और मैं कहूं कि एक लंबा कालखंड जिनका सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लगा है। और मैं तो बहुत छोटा था तब से मैं भाई साहब को देखता रहा। अनेकों भारतवर्ष के बड़े बड़े नेताओं के सानिध्य आपने काम किया है और आज भी लगातार इस प्रकार के आयोजन करके उसका संयोजन करके सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में अपना निरंतर योगदान देने वाले हमारे मेरे बड़े भाई आदरणीय धीरेन्द्र गोयल जी, श्री DL भंडियाल जी, यहाँ के इस निगम के पार्षद भाई रवि नेगी जी, श्री विजय गोयल जी, श्रीमती गायत्री जाड़ा जी, हिंडन महिला संघ की अध्यक्ष श्रीमती टीना जोशी जी, विजय प्रकाश भट्ट जी, मोहन सिंह रावत जी, भीम सिंह भंडारी जी, सत्या जोशी जी, अर्जुन राणा जी, गीता जी एवं इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी भक्तगण, सभी हिम्मत की हमारी बहनें, सभी आई हुई मातृशक्ति, सभी मेरे उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं। वीरेंद्र भाई साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर राम कार्य में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। आपने मेरा जोर शोर से इतना स्वागत किया, बड़े आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और बड़ा सुंदर अवसर है कि जिन्होंने पूरी देश दुनिया के अंदर अध्यात्म के रूप में राम कथा के क्षेत्र में भागवताचार्य सीताराम त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस सबको ले जाने का काम किया है। और हमारे इस कथा के संयोजन का जिन्होंने काम किया, ऐसे धार्मिक आयोजनों का संयोजन का काम करते हैं। अभी वेद गद्दी से हमारे व्यास जी गीताराम जी कह रहे थे कि उनको जो है पदासीन करिए, कहीं लगाइए और देखिए प्रभु राम की कृपा होती तो अपने आप ही पदासीन हो जाते हैं। अभी गीता अभी भारत सरकार ने आपको रामवाणी बोर्ड का पूरा डायरेक्टर बनाया, पूरे देश का बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे भी बुलाया। हम सब बहुत ही सुंदर आयोजन में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और ये जो राम कथा है ये ऐसा दिव्य कार्य है कि इसमें किसी को बुलाने से भी नहीं होता है। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है वही यहां तक पहुंच पाता है। और आप सब लोग जितने लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो आप निश्चित मानिए कि आप सब पर भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा देखिए, आप यहीं ये विनोद नगर पश्चिम में, विनोद नगर उत्तर में, विनोद पूर्व में इतने हजारों लाखों लोग रहते हैं। क्यों ये हजारों ही लोगों को यहां सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। तो ये मानिए कि जो लोग यहां पहुंचे हैं उनके ऊपर तो सीधे सीधे भगवान राम की कृपा है। और भगवान राम का नाम जपना ही अपने आप में बढ़ा दिया अनेकों संकटों से, अनेक समस्याओं से, अनेक चुनौतियों से, अनेक बाधाओं से हमको दूर कर देता है। कोई भी मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे मुंह से जब वो निकलता है ना 11 अक्षर का, कहते हैं जय राम श्री राम जय जय राम, तो इससे जो है सारे हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी चुनौतियां हैं, वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि भगवान राम का जीवन स्वयं किस प्रकार का था, उनको व्यास जी ने, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से हम लोगों को इस राम कथा में बताया होगा कि जब वो राजगद्दी पर विराजमान होने वाले थे, जब राज सिंहासन उनको मिलने वाला था, उसी समय उनको वनवास मिला। और वनवास भी उन्होंने बिल्कुल मन में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं,
किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर सीधे वन को प्रस्थान कर दिया और उनके जो चेहरे के जो तेज था, वो तेज कई हजारों गुना राजगद्दी छोड़ने के बाद वन को जाने के समय में उनके चेहरे पर जो है दिखने लगा। और एक पुत्र के रूप में इससे शानदार उदाहरण क्या हो सकता है कि जब पिता की आज्ञा थी उसका पालन किया। एक भाई के रूप में भरत के साथ किस प्रकार का उनका व्यवहार था कि एक भाई कैसा होता है, वो उन्होंने इससे हम सबके लिए एक रास्ता छोड़ा। इसी प्रकार से मित्र के रूप में केवट हो या सुग्रीव हो, किस प्रकार से मित्रता निभानी चाहिए और किस प्रकार से एक राजा के रूप में आज भी हम सब लोग अगर किसी की कल्पना करते हैं, किसी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। यह उनके राज्य की विशेषता थी, इसमें प्रजा को ही सर्वोपरि रखा गया, प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई। ऐसा राम राज्य उन्होंने देने का काम किया। और हम सब जानते हैं इसी नए वर्ष में हम लोगों ने लंबे समय से अभी जैसा ऐसा कहे थे वीरेंद्र जी के बाल्यकाल से मैं भी, क्योंकि मैं भी और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहां हैं राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने कार सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे, कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। और भगवान राम की कृपा हुई, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया। और दूसरी टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक वो युग था जब भगवान राम पैदा हुए थे, एक यह युग है, इस युग में भी हम सबको आज किसी न किसी रूप में इस पूरे भगवान राम लला के विराजमान होने में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। मैं उत्तराखंड से आया हूं। उत्तराखंड आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि, और कहीं भी हम दुनिया के अंदर जाते हैं तो जब हम जैसे ही बताते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं, तो लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं। उनको लगता है कि ये देवभूमि के हैं, कहीं न कहीं भगवान की अपार कृपा के नजदीक से आए हैं। तो देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े हैं। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हट रहे। हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर जो लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं। नकल का हमने बच्चों के लिए भविष्य के लिए नकल में, क्योंकि उसके कारण से तमाम ऐसे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, हमने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का, देश का भाई साहब सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। उसके कारण से आज हमारे जो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो एक परीक्षा में नहीं, एक परीक्षा के साथ साथ आज 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं इस अध्यादेश के लागू होने से।
आज में यहाँ पर मोदी जी ने तो हमारे देश के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना दिया। हमारी मातृशक्ति को उन्होंने देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। इतना बड़ा फैसला हुआ है मातृशक्ति के उसमें। हमने उत्तराखंड में भी 30% का सहज आरक्षण उत्तराखंड में हमने पहले ही हमारी मातृशक्ति को आगे आने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। ऐसे हम बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। आज पूरे देश के लोगों का कहीं न कहीं एक फोकस उत्तराखंड की तरफ हुआ है। चाहे वो आज चारधाम यात्रा हो, चारधाम यात्रा कभी 5 लाख 10 लाख की हुआ करती थी मुश्किल से, आज 56 लाख लोगों ने जो है इस वर्ष की यात्रा में भाग लिया। 56 लाख लोग। केदारखंड में यात्रा चल रही है। मानसखंड को भी जो है आगे लाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन हमने शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर पूरे देश दुनिया को कहीं न कहीं आदि कैलाश की तरफ भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो पूरा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने G20 की तीन समिट उत्तराखंड के अंदर आयोजित की और तीनों ही रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में शानदार आयोजन हुआ। अभी हमने उत्तराखंड में निवेश को लाने के लिए पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया। दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड आए और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेशकों ने हमारे साथ करार किया है। हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मैं कहूं कि आप सबके सहयोग से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमने केंद्र में जितनी भी योजनाएं यहां भेजी हैं, सारी योजनाओं पर हमको लगातार स्वीकृति प्राप्त हो रही है। मैं आप सबका एक बार फिर से और आदरणीय गीताराम त्रिपाठी जी का, जिन्होंने देश दुनिया के अंदर हमारे अध्यात्म को, हमारे ज्ञान को, संस्कृति को, इस पताका को फहराने का काम किया है, आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपके साथ मुझे इस राम कार्य में साझा होने का अवसर मिला। भाई साहब का ब्रेन जी का, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत देर तक बोलते रह जाऊंगा, फिर पता नहीं लगेगा मुझे कितना टाइम हो गया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबका बहुत अपने हृदय से, और अभी नया वर्ष भी आने वाला है एक दिन बाद, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, हमारे सभी त्योहार आ रहे हैं उनकी भी बधाई देते हुए भगवान से तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर के बीजेपी हर स्तर पर तैयारियां कर रही है और यही वजह है कि अब प्रत्येक विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस संबंध में बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहले ही विस्तारकों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। निश्चित ही विस्तारकों से आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर कर रणनीति बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो हमारे 70 विस्तारक हैं, ये पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जिस विधानसभा में उनको पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा, वहां 24 घंटे पार्टी के लिए काम करेंगे और वहां पर बूथ प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका आम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले। और उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और त्वरित निदान की बात कही। आपको बता दें कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है।
पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे। यहां पर उनके 300 से अधिक भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। गौरतलब है कि अक्सर परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ पालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते रहते हैं। विधायक दुर्गेश लाल ने इस विषय को लेकर के प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी मुलाकात की है। आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा खास करके प्रोला विधानसभा ये एक सीमांत विधानसभा है और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है और ये एक बहुत बड़ी समस्या आई है एक अज्ञात बीमारी की वजह से जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है क्योंकि हमारा परमिट जंगल का परमिट होता है यहाँ पे, लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर के पैदल यात्रा करेंगे। हरीश रावत ने इसकी जानकारी देते हुए साफ कहा है कि उनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और तब से चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हरीश रावत के अनुसार जल्द ही वो इसकी तारीख घोषित करेंगे। उनके अनुसार उनकी यात्रा अभी देहरादून से ही होगी। शरीर ने साथ दिया तो प्रदेश के और इलाकों में भी यात्रा करेंगे। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो इसलिए बहुत ज्यादा चलने और वर्क के लोड को लेने की स्थिति में भी नहीं हूं, मगर समय हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। बेरोजगारों का समय भी निकल रहा है, उनके कैरियर का सवाल है। कई परीक्षाएं जिसमें पीसीएस मेन भी है शायद, जिसमें एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज मुखवा मुखीमठ पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 धाम बंद नहीं होते बल्कि कपाट बंद होने का भ्रम फैलाया जाता है, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। सिर्फ शीतकालीन में गंगोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन शीतकाल प्रवास मुखवा मुखीमठ में होते हैं। इस तरह चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकालीन प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। और इसी को लेकर के अविमुक्तेश्वर महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि आप 4 धाम यात्रा पर शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल यात्रा खुली रहती है, कोई बाध्यता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने गांव मुखवा में। अभी शीतकालीन गंगोत्री जैसे स्वामी जी ने इसको नाम दिया है, तो हमारा बहुत ही अच्छा भाग्य है जो यहाँ पे स्वामी जी आए हैं और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है कि और हमको कैसे इसको जैसे गंगोत्री में लोग आते हैं ऐसे इसको भी बनाना है। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं यहाँ पधारे और शीतकालीन यात्रा की जो शुरुआत आज से की है। आप समझ लीजिए महाराज जी ने कहा कि सनातन तो निरंतर है, हमेशा रहेगा और ये यात्रा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन लोगों को सबको जागरूक करना है। और महाराज जी ने ये आज कदम उठाया। महाराज जी चारों धाम की यात्रा पे हैं और यहीं से पूजा आज उन्होंने यमुनोत्री में कल की, आज गंगोत्री में आए हैं और यहाँ से पूजा अर्चना करके अब महाराज जी केदारनाथ की जो मुखीमठ जाएंगे। और सारे देशवासियों को सनातन को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप आए और ये हमारी जो है शीतकालीन की गंगोत्री है, इसमें दर्शन करें। और शहर में अक्सर आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन पुलिस को घटना तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिसका मुख्य कारण यातायात का अत्यधिक दबाव और फायर स्टेशन का दूरस्थ होना है। इसको लेकर के डीजीपी अभिनव कुमार ने अग्निशमन को रैपिड रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने कहा है कि मुख्यालय के माध्यम से 4 फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि अध्ययन में पाया गया है कि अन्य जगहों पर रिस्पांस टाइम 15 मिनट है, जबकि देहरादून शहर में ये जाम की स्थिति के कारण 30 से 35 मिनट है।
और दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 1 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहां तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर के भर्ती करने तक बच्चे के इलाज का कोई खर्चा नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह 1 साल तक के बच्चों के लिए भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से की गई है। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक विजा बोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है, और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चे डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। और उत्तराखंड में जीएसटी चोरी को लेकर अब टैक्स कमिश्नर ने सख्ती शुरू कर दी है। टैक्स कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। टैक्स कमिश्नर ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जीएसटी चोरी के मामले में जो लोग भी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अभी हमने 2 दिन इस पर कार्रवाई की है। ठीक है। तो यहाँ पर देहरादून में जैसे आप जानते हैं फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया, और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापामारी करी और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी की चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जमा हुआ। बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। और काशीपुर पुलिस ने 19 दिसंबर की रात आईटीआई थाना क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में अब 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आरोपी नगर क्षेत्र की बंद पड़ी काशीपुर शुगर मिल परिसर में एक और नई डकैती की योजना बना रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हनुमान कॉलोनी काशीपुर के अलावा मूढ़ा पांडे जिला मुरादाबाद में डकैती का माल बरामद किया है। क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, आईटीआई सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें फील्ड लेवल पे परवीन कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा, कैमरेस को देखते हुए, सीडीआर्स को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूं साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।